गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में बच्चे आपका स्वागत है। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहा था जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और जिसका लेक्चर नंबर 6 हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं दो पॉइंट्स आपके साथ बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं। पहला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और दूसरा है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। ठीक है बच्चा, मुझे एक साथ बताना पड़ रहा है इसको, इसीलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया, जैसे कि चैप्टर 1, 2 और तीसरा का लेक्चर नंबर 6 मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। एक भी लेक्चर नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अगर मेरे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पे फुल चैप्टर का मजा लेने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो शुरू करूं। सबसे पहला आज बताऊंगा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। पहला ही बता देता हूं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। भाई आखिर इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब फुल डिस्क्लोज मतलब कोई चीजों को पूरे डिटेल में बताना। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, वो बताता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भाई कैसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए हो सकता है? तो भाई बिजनेस के जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, तो उनको पूरे डिटेल्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। जो भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर लगता है आपको कि ये चीज बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इसको पढ़ के, इसको समझ के, जो मेरे यूजर्स हैं, जैसे कि बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, खुद मालिक प्रोप्राइटर हो गया, वो इसको जरूरी समझता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक अफेयर इम्पोर्टेंट है, तो हमें जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बकायदा बकायदा जो मेरा कंपनीज एक्ट है 2013, जो मेरा कंपनीज एक्ट 2013, जो उसने प्रोफार्मा दिया है बैलेंस शीट के, जो उसने प्रोफार्मा बैलेंस शीट का प्रोवाइड किया है। प्रोफार्मा मतलब ढांचा खांचा, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2000 प्रोवाइड किया है बनाने के लिए, कि भाई ऐसे ही तुमको बैलेंस शीट बनाना है। उसमें बकायदा उसने बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में बकायदा स्पेस दिया है कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। मतलब हमने एक बार बैलेंस शीट बना लिया, तो उसके फुट नोट में मतलब नीचे हमको बहुत सारी चीजें जो बैलेंस शीट में नहीं गया है उसको हम दिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो बातें हैं, ये जो इकोनॉमिक अफेयर की बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे हमारा इन्वेस्टर वगैरह को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब भाई कैसी बातें? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, आप नाम सुने होंगे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, नहीं सुने हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जो अभी तक लाइबिलिटी एक्चुअल में नहीं हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट एक मान लेते हैं, आपने एक बहुत बड़ा क्लेम, आप पे कोई बहुत बड़ा क्लेम किया है ना। उसमें मान लेते हैं 5 लाख का अमाउंट का क्लेम किया गया है आपके ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपके संस्था के ऊपर किसी ने केस कर रखा है 5 लाख, है ना। अब हो सकता है कि आप अगर केस हार जाओ तो ये 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, और जब तक आप केस नहीं हारे हो, जब तक आप केस लड़ रहे हो, तब तक ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे यानी फुट नोट में हमें दिखाना होता है। तो ये क्यों दिखाना है? क्योंकि
ये जो प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, बताता है कि बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं जो इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है, उसको हमें बता देना चाहिए। इससे इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं आएगा। मतलब वो जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर हैं, अगर हम उन्हें नहीं बताएं, हम इनके रीजन नहीं बताएं, तो वो थोड़ा मिसलीड हो सकते हैं, मतलब मिसगाइड हो सकते हैं, है ना। तो भाई हम उनको बता सकते हैं कि ये चीजें हैं कि कोर्ट में ये केस चल रहा है, ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। हम अगर बता दिए, रीजन बता दिए कि ये बात है, तो वो हमारा जो यूजर है वो भी समझ जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के। स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, लीफो होता है, फीफो होता है, आप ऐसे ही याद करो अभी 11th में, है ना। हीफो होता है। ये सारे मेथड्स होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के, है ना। तो अगर कोई मेथड हमने चेंज किया, जैसे लीफो से हमने फीफो पे आया, फीफो या हीफो चेंज किया, या एक चीज और ये नहीं समझे तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग एसएलएम बोलते हैं। दूसरा होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग डब्ल्यूडीवीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम एसएलएम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं डब्ल्यूडीवीएम में, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में, तो हमको रीजन मस्ट भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए, भाई हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, है ना। और इवन हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसकी बुक वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख थी, उसकी बुक वैल्यू 10 लाख थी। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख है या उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे भी बता देना चाहिए कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, जो आप हमारे बैलेंस शीट में देख रहे हैं, उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू जो है 15 लाख है। अब बता दो, आपका इन्वेस्टर खुश होगा, है ना। जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है वो खुश हो जाएगा। तो वो चाहता है कि बहुत सारी चीजें जो उसके जरूरत का है, जो इंफॉर्मेशन लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जरूरत का चीज है, उसे हमें जरूर डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। ये हम नहीं बोलते बेटा, ये कौन बोलता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कौन बोलता है बच्चे? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है। क्या बोलता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? कि जो भी जरूरत का इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। बाकायदा कंपनीज एक्ट 2013 ये स्पेस भी प्रोवाइड किया है बताने के लिए, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिया। आइए दूसरा हम लोग आते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल की तरफ। मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में जहां बताया गया है कि हर एक चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, यूजर्स के डिमांड के अनुसार हर एक चीजों को शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें वही चीजों को दिखाना चाहिए जो मटेरियल हो। हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीजों को दिखाना चाहिए जो हमारे लिए मटेरियल हो, यानी इम्पोर्टेंट हो। मतलब जो चीज इम्पोर्टेंट ना हो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए, मतलब उस पर बर्डन नहीं डालना चाहिए। और फालतू का चीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल देंगे तो उसका बर्डन पड़ जाएगा, फालतू का बर्डन हो जाएगा, है ना। तो या तो उसको कुछ मटेरियल चीजों के साथ मर्ज कर देना चाहिए या उसे एकदम हटा देना चाहिए, उस चीजों को हमको दिखाना नहीं चाहिए। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? नहीं भाई, सारी चीजों को दिखा दो, जो जो इम्पोर्टेंट है जो इन्वेस्टर के लिए, उस सारी चीजों को डिस्क्लोज करो, बताओ। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल एक्सेप्शन है कि नहीं, हमें हर चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज किसी के लिए मटेरियल हो, वही चीज दूसरे के लिए इमटेरियल हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि हम लोग रोड से जा रहे थे, अचानक से मार्केट जाते समय
सब्जी खरीदने जा रहे थे, हमारा कहीं 10 का नोट गिर गया। भाई हम लोग ढूंढने लगेंगे मेरा 10 का नोट कहाँ गिर गया भाई, ढूंढेंगे ना। अरे आप भी ढूंढते होगे, आप जा रहे हो, पापा ने आपके पैसे दिए, आपके 10 पे गिर गए, तब ढूंढते हो कि नहीं। अरे चलो भाई, अभी इसी पे आते हैं। आप 100 का ढूंढते होगे, 2000 का गिर जाए तो ढूंढते होगे ना। तो हो सकता है मेरे लिए 10 रुपया इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 2000 इंपॉर्टेंट है ना। तो आप 10 रुपया नहीं ढूंढते होगे, लेकिन मैं तो 10 रुपया क्या 1 रुपया भी गिरता है तो मैं जरूर ढूंढता हूँ। आप नहीं ढूंढते होगे। भाई मुकेश अंबानी ले लो, अब मुकेश अंबानी का 2 लाख रुपया गिर जाए तो क्या ढूंढेगा, जितना झुक के उठाने में समय लगाएगा ना उतना में वो कितना पैसा कमा लेगा। वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट पर्सन है बेटा, तो उसको ऐसे नहीं लो। आप मुझे 10 के लिए बोल दिए तो मुकेश अंबानी सोचो, है ना बेटा। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो चीज किसी के लिए मटेरियल हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी मटेरियल होगा। तो हमें वही चीजों को शो करनी है जो मटेरियल है, मटेरियल चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। फिर दूसरा एग्जांपल ले ले, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले बच्चे। मान लेते हैं एक छोटा सा वर्कशॉप है, एक छोटा सा वर्कशॉप है, मतलब कुछ बनाने वाला, जैसे छोटा सा आपने मोटरसाइकिल रिपेयर का आपने दुकान देखा होगा। उसके लिए कोई टूल जो है, कोई टूल खरीदता है, मान लो 500 1000 में एक टूल खरीदता है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये 500 1000 रुपया। लेकिन मान लेते हैं मर्सिडीज की नाम सुनिए ना, मर्सिडीज कंपनी के वर्कशॉप में चले जाओ जहाँ मर्सिडीज कार बनती है। उस वर्कशॉप में क्या 500 रुपया का उसने जो टूल खरीदा है, जो टूल खरीदा है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई एक छोटा सा दुकान है जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह बन रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो वहां उसके लिए 500 रुपया का जो टूल खरीदा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही टूल अगर हम बात करें मर्सिडीज बेंज वाली जो कंपनी है उसके वर्कशॉप में खरीदा जा रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 500 रुपये का टूल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्कशॉप अगर छोटा सा है उसमें ये 500 रुपये का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो बड़ी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहा था आपके अकाउंटेंट ने, पाया कि 500 रुपया का स्टॉक इधर उधर है, गायब है, और कैश मिला रहा था अलग से। उसमें देखा कि चलो यहाँ 400 रुपये ले लेते, 400 रुपये का कैश का काउंटर में कैश 400 रुपये कम है। भाई स्टॉक इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं, बड़ा परेशान नहीं होगा वो। लेकिन बंदा का अगर कैश ना मिले ना, 400 रुपये का कैश कहाँ, आखिर 400 रुपये क्या हो गया। कैश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नगद होता है ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो कैश के पीछे बहुत भागेगा ढूंढने में आपका अकाउंटेंट, लेकिन स्टॉक का 500 रुपये का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है तो एडजस्ट कर देगा बेटा। तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि कोई चीज किसी के लिए मटेरियल हो, इंपॉर्टेंट हो, वही चीज किसी के लिए मटेरियल ना हो। तो हमें उसके अनुसार देखना है कि कौन सा चीज मटेरियल है, जो चीज मटेरियल है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही शो करना चाहिए। और जबकि फुल प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है भाई हर एक चीजों को बताओ, जो जरूरत का है हर एक चीजों को शो करो, बताओ, है ना। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चे। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि हर एक चीजों को दिखाओ, मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है भाई नहीं, जो मटेरियल है वही दिखाओ, है ना। तो थोड़ा सा तो एक्सेप्शन आपको लगा ही। तो चीजें आप समझ गए ना, काफी इजी है बेटा, टफ नहीं है, काफी इजी है बच्चा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। बोर नहीं करेंगे, छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं हम। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा अगर नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे तो। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम, बाय बाय, है ना मेरे प्यारे बच्चे।